एक गांव में एक चौधरी का घर था। खेती में बड़ी अच्छी फसल होती थी। अनाज के घर में भंडार भरे रहते थे। बाड़े में एक से बढ़कर एक भैंस और गाय थी, और बैलों की जोड़ी तो ऐसी थी कि इलाके में किसी के पास ऐसी जोड़ी न थी। नाते रिश्तेदारों में उधार चली हुई थी। दूध दही की तो कोई कमी ही नहीं थी। चौधरी मजे से खाट पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता था। उसका एक बेटा था, वीरू, जिसे काम से कोई मतलब नहीं था। खेलता, खाता और मस्त रहता। चौधरी ने भी कभी उसे काम करने के लिए नहीं कहा, बस यही सोचा उम्र के साथ अपने आप ही काम धंधा संभाल लेगा। पर देखते ही देखते सब उलट पुलट हो गया। बुरे दिनों की ऐसी मार पड़ी कि चौधरी तो खाट पर ऐसे पड़े कि फिर वापस नहीं उठे। चौधराइन भी गश खाकर गिर पड़ी। 2 घंटे बाद होश आया तो हाथी दांत की चूड़ियां तोड़कर कोने में जा बैठी। चौधरी का इलाके में काफी नाम था। नाम के मुताबिक ही अंतिम काज भी किया गया। अब चौधराइन भी उधारी के बल पर सेठ से उधार सामान ले आई। सेठ भी ऐसे लोगों को लक्ष्मी का अवतार ही मानता था। जितना मांगा उससे दूना चौगुना तौल दिया। बढ़ चढ़कर चौधरी का काज किया गया। अनगिनत लोग खाना खाने आए। वीरू को इस बात से मतलब ही नहीं था कि कौन सी चीज किस भाव से आई है। माँ को इस बारे में समझ ही नहीं थी। क्रियाकर्म के बाद सेठ ने खाता लिखवाया तो चौधराइन की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। अब सेठ हर दिन अपना उद्धार मांगने के लिए चौधराइन के घर आने लगा। अंत में चौधराइन ने सारी संपत्ति सेठ को लिखवा दी तो सेठ से पल्ला छूटा। चौधरी भी जब उधार लगाते थे तो वो नहीं लिखते थे, इसलिए उनके मरने के बाद कर्जदार ने भी उन्हें एक ढेला तक वापस न किया और सारी उधारी डूब गई। खाने के भी लाले पड़ने लगे। अच्छे खासे घर का घरौंदा हो गया। फिर एक दिन चौधराइन ने वीरू से कहा, बेटा अब तो तेरा ही भरोसा है। जब तुम्हारा बाप जिंदा था तो तेरा जिद्दीपन अच्छा लगता था। अब अगर तूने होश नहीं संभाला तो भीख मांगनी पड़ेगी। तुमसे तो कुछ नहीं छिपा है। वीरू कहने लगा, माँ मैं सब समझता हूँ, मगर कमाने के लिए तो मैं परदेश ही जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरा जी नहीं लगता है। अगर तू चाहती है कि मैं रुपए कमाने परदेश जाऊं तो सुबह 2 घड़ी रहते बाजरे की 7 रोटियां बना देना, पड़ोस से दही मांग लाना। चौधराइन ने जब बेटे के मुंह से दही मांगने की बात सुनी तो उसकी आंखें भर आईं कि समय समय की बात है। पूरे गांव में छाछ की पूर्ति थी। आज देखो घर में तिलक लगाने के लिए भी दही नहीं है। आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है बेटा, मगर परदेश में होशियारी से रहना। अगली सुबह वीरू समय रहते बाजरे की 7 रोटियां और दही की हांडी लेकर कमाने के लिए रवाना हो गया। गांव के बाहरी हिस्से में सेठ की हवेली बनी थी। पहले तो वीरू सीधा वहीं पहुंचा और सेठ से एक रस्सा मांगा। पहले तो सेठ ने नुकुर की, मगर फिर कुछ सोच साच कर रस्सा उसे दे ही दिया। उसके बाद वीरू ने कंधे पर रस्सा लटकाया और अपनी राह पर चल दिया। थोड़ा आगे चला तो उसे एक पानी से भरे गड्ढे के पास कछुआ दिखाई दिया। उसे भी लड़के ने अपने कपड़े के पल्ले में बांध लिया। गांव से 3 कोस की दूरी पर एक भूतों की बावड़ी थी। उसे इस बात का पता तो नहीं था, इसलिए वहीं बावड़ी के पास रोटियां खाने बैठ गया। रोटियां खाते समय उसने सोचा, पता नहीं कब काम मिलेगा। अगर सारी रोटियां एक साथ खा लीं तो फिर क्या खाऊंगा। इसलिए वह यही सोचते हुए रोटियों को देखने लगा और कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। इसी तरह उसने जोर जोर से 3-4 बार कहा। अब बावड़ी में 7 भूत रहते थे। 7 को गटकने की बात सुनकर 7 भूत थर थर कांपने लगे। सोचने लगे, आज तो बड़ी बला आ गई है जो हमें घटकने की बात कर रही है। छपाक की आवाज थमी तो वीरू ने फिर कहा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। सारे भूत डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने फिर कोई विवाद नहीं किया। वे सब बातें करने लगे। लगता है कोई बड़ा ही राक्षस है। एक बोला, अगर हम सबको खाएं तो भी उसका पेट नहीं भरेगा। फिर दूसरे ने कहा, चलो एक बार आजमा कर देखते हैं, क्या पता हम लालच देंगे तो शायद ये मान ही जाए। फिर एक भूत जोर से बोला, तुम क्यों हम जैसे गंदे और बदबूदार भूतों को खाकर अपना मूड खराब करोगे। हम आपको एक जादुई कड़ाही देते हैं जिसमें तुम मनचाहे पकवान बना सकते हो। लाखों आदमी खाएंगे तो भी पकवान खत्म नहीं होंगे। कड़ाही देने के लिए भूत बड़े गिड़गिड़ाए। तब कहीं जाकर वीरू कड़ाही लेने के लिए राजी हुआ। कड़ाही लेकर खुशी खुशी वह घर की ओर चल पड़ा। बावड़ी से थोड़ी ही दूर पर एक बरगद का पेड़ था। अब जब उसने सोचा कि थोड़ा सुस्ताने के लिए वहां बैठ जाए तो वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर उसने सोचा कि यदि दिन के उजाले में घर गया तो लोग शायद उसका मजाक बनाएंगे कि जल्दी ही कमाई कर लाया। इतना सोचकर वह दिन भर उसी बरगद के नीचे बैठा रहा। सांझ ढलने अंधेरा छाने लगा तो वह कड़ाही लेकर घर की ओर चल पड़ा।
सेठ की हवेली के किवाड़ उसने खुले देखे तो कड़ाही को परखने के लिए हवेली में जा पहुंचा। सेठ से बावड़ी के भूतों का जिक्र तो नहीं किया, मगर इच्छा जताते ही भांति भांति के पकवान अपने आप ही कड़ाही में तैयार हो गए। जब सेठ ने कड़ाही की यह माया देखी तो वह दंग रह गया। आश्चर्य के बाद उसे लालच आ गया कि इस कड़ाही से तो लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। अगर अकाल पड़ जाए तो पूरे मुल्क को दोनों समय भरपेट खाना खिलाया जा सकता है, और फिर जब बरसात होगी तो वसूल भी कर सकता हूँ। ब्याह शादी में खाने का ठेका लेकर चुटकियों में काम निपटाया जा सकता है, और ऊपर से खर्चा पानी भी कुछ नहीं। अगर किसी तरह यह कड़ाही कब्जे में आ जाए तो मजा आ जाए। सेठ ने झट दिमाग लड़ाया और वीरू को बहला फुसलाकर रात को हवेली में ठहरने के लिए राजी कर लिया। रात में जब वीरू बेसुध होकर नींद में खर्राटे भरने लगा तो सेठ ने चुपके से कड़ाही बदल ली। सुबह होने पर जब वीरू की आंख खुली तो अचकचाकर उठ बैठा और कड़ाही को लेकर बगल में दबाया और सेठ से बिना कुछ कहे सुने माँ को खुशखबरी सुनाने की उमंग में चल पड़ा। बेटे की आवाज सुनी तो चौधराइन ने झट दरवाजा खोला और घबराकर पूछा, बेटा इतनी जल्दी कैसे आ गया? वीरू मुस्कुराकर बोला, माँ मैं एक दिन में इतना कमा आया हूँ कि दुनिया भर का पेट भर सकता हूँ। फिर बेटे ने माँ को सारी बात सुनाई तो माँ को तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। फिर बेटे ने चमत्कार दिखाने के लिए कड़ाही को सामने रखा और खाने की इच्छा जताई, लेकिन कड़ाही तो खाली की खाली रह गई। बेटे का मुंह उतर गया और माँ का भी मुंह उतर गया। उधर वीरू को अब भूतों के छल पर शक हुआ और उसे गुस्सा आ गया। वह भूतों को सबक सिखाने की सोचने लगा और उसी बावड़ी के पास जा पहुंचा। जोर से बोला, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को गटक जाऊं? भूतों को तो अब पानी में भी पसीना आ गया। डरते डरते बोले, अन्नदाता थोड़ा सब्र रखें, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो बताएं। भूतों की नब्ज अब वीरू की पकड़ में थी। वह बोला, तुम्हें सब पता होते हुए भी मुझसे धोखा क्यों किया? अगर अपनी पर आ गया तो यहां से 50 कोस दूर तक भूतों का नामो निशान मिटा दूंगा। भूत हाथ जोड़कर सोने की मेंगनी करने वाली बकरी वीरू को देने लगे। वीरू ने बकरी की परख की और उसे भूतों पर यकीन हो गया। फिर वह बकरी लेकर गांव की ओर चल दिया। रास्ते में सेठ मिल गया। वह चिकनी चुपड़ी बातें करता हुआ उसे अपनी हवेली ले गया। कहने लगा, अरे चौधरी, तुम्हारा और हमारा तो कई पीढ़ियों से उठना बैठना है। अगर दूध दही की तकलीफ थी तो मुझे कह देते, मैं 7 भैंसें बाड़े में बंधवा देता। चौधरी के घर ये बकरी शोभा नहीं देती। वीरू बोला, सेठ जी ये कोई मामूली बकरी नहीं है, ये तो सोने की मेंगनी करने वाली बकरी है। सेठ ने मुंह पिचका कर कहा, जा रे बावले, ऐसा भी कहीं होता है? वीरू बोला, अपनी आंखों से देखा है और परखा है। सेठ ने हंसकर कहा, किसी भूत प्रेत ने तेरी नजर बांधी होगी। अगर बकरियां सोना करने लगी तो गडेरिया जंगलों में क्यों भटके? वीरू से अब चुप न रहा गया। उसने बकरी का चमत्कार दिखा दिया। सेठ को अब यकीन तो हो गया, मगर उसने कुछ कहा नहीं। रात को सेठ ने वीरू की चारपाई से दूसरी बकरी बांध दी। सुबह जब वीरू ने माँ को चमत्कार दिखाया तो बकरी बस मी मी करके रह गई। माँ बोली, बेटा आज के जमाने में आदमियों का ही भरोसा नहीं, तो तू भूतों का क्या भरोसा करता है? इस चक्कर में मत पड़ और सीधा काम कर। चौधराइन की आंखों से आंसू छलक आए। उसने कहा, तुम्हारा बाप जिंदा होता तो क्या ऐसे दिन देखने पड़ते? मगर बेटे के सर पर तो भूत सवार था, वह किसकी बात मानता? बिना कुछ कहे सुने बावड़ी की तरफ चल पड़ा। बावड़ी के पास जाकर कड़क आवाज में बोला, एक खाऊं, दो खाऊं या सातों को गटक जाऊं? भूतों के तो डर के मारे कलेजे धड़कने लगे। एक साथ बोले, अब क्या कसूर हुआ है इसमें? अगर हमें खाना ही चाहते हो तो आपकी मर्जी। वीरू ने गालियां निकालते हुए कहा, चांडालो, जुबान के पक्के होते तो तुम भूत क्यों कहलाते? धोखा दिए जाते हो और डरते भी जाते हो। गुस्सा तो इतना आ रहा है कि बस तुम्हें क्या बताऊं। भूत बोले, बेकसूर भूतों पर गुस्सा करना आपको कतई शोभा नहीं देता। एक बार बात तो बताइए कि आप यहां से सीधे घर जाते हैं या रास्ते में कहीं रुकते भी हैं? जवाब देते समय वीरू का माथा ठनका। वह बोला, 5-7 घड़ी सेठ की हवेली में रुकता हूं बस, पर इससे तुम्हें क्या? भूतों ने कहा, आज रात ही इसका पता चल जाएगा। अगर कल आपको हमारा छल नजर आए तो जैसी आपकी इच्छा, हमें मारना या खाना। इस बार भूतों ने उसे एक छेनी, एक हथौड़ा और एक कांटेदार टहनी दे दी। कहा, छेनी से हथौड़े पर 3 बार चोट करने से संगमरमर का महल बनेगा, 5 बार चोट करने से चांदी का,
और 7 बार चोट करने से सोने का महल बन जाएगा। कांटेदार टहनी सेठ के छल का पता लगाएगी। रात को वीरू छेनी, हथौड़ा और कांटेदार टहनी लिए सेठ की हवेली के पास से निकला। सेठ ने उसका रास्ता रोककर कहा, चलो चौधरी, हवेली में चाय पानी पीकर जाना। न चाहते हुए भी वीरू हवेली चला गया। छेनी हथौड़े को देखकर सेठ कहने लगा, भले आदमी, चौधरी का बेटा होकर यह सिलबट्टों का काम कब से करने लगा। वीरू ने छेनी हथौड़े के गुणों का बखान किया तो सेठ ने उसकी खिल्ली उड़ाई, मगर मन ही मन पूरा विश्वास भी था। आधी रात ढली तो सेठ ने छेनी हथौड़े को उठाना चाहा, मगर कांटेदार टहनी ने हाथों हाथ चमत्कार दिखा दिया। वो अपने आप ही सटाक सटाक उसकी पीठ पर पड़ने लगी। सेठ जोर जोर से चिल्लाने लगा तो वीरू की नींद खुल गई। अब तक उसका शरीर कांटों से बिंध गया था और टहनी अब भी वैसे ही सटाक सटाक उसकी पीठ पर पड़ रही थी। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी, तेरे पैर पड़ता हूं, मेरे प्राण बचा लो। वीरू मुस्कुराया और बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। अब बता, मेरी बकरी और कड़ाही कहाँ है। सेठ ने सिर झुकाकर कहा, यह कुकर्म मैंने ही किया है, मुझे माफ कर दो चौधरी, मैं अपनी गलती मानने को तैयार हूं। उसके बाद सेठ ने बिना देर किए झट से बकरी और कड़ाही वीरू को लाकर दे दी। वीरू बोला, तूने मेरी माँ से बेईमानी से जो माल हड़पा है, पहले उसे वापस कर दे, नहीं तो ये टहनी फिर से तुझे पीटने लगेगी। सेठ ने सारा माल वीरू को लौटा दिया। सुबह होते ही वीरू घर की ओर चल पड़ा। बेटे ने माँ को चमत्कार दिखाए तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वीरू ने सोने का महल बनाया और मनसा जताते ही कड़ाही में चाहे पकवान तैयार हो गए। बकरी फिर से सोने की मेंगनी करने लगी। वीरू ने तो पूरे इलाके का दुख दर्द दूर कर दिया था।